नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एक्ट 1948 के बारे में। इसको डिस्कस करते हैं, आज इसको समझते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, संक्षिप्त शीर्षक ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम कर्मचारी को सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के बाद या किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रितों यानी डिपेंडेंट के लिए भविष्य प्रदान करता है। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता और अनिश्चितता के मामले में सहायता प्रदान करने के लिए अधिनियम को अनुच्छेद 14 के अनुसार अधिनियमित किया गया है। दूसरे शब्दों में ईपीएफ कर्मचारी के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना है। वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित 3 योजनाएं लागू हैं। वो कौन-कौन से हैं? कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना 1976, कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 की जगह है ये। ठीक? अब हम बात करते हैं ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की प्रयोज्यता, एप्लीकेबिलिटी। ठीक? ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 का सेक्शन 16 में निहित प्रावधानों के अधीन पूरे भारत में लागू है। यह निम्न पर लागू होता है। नंबर 1, प्रत्येक कारखाना फैक्ट्री जहां 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत एम्प्लॉयड हैं, हर दूसरे प्रतिष्ठान एस्टेब्लिशमेंट जहां 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं या ऐसे प्रतिष्ठानों की श्रेणी केंद्र सरकार सूचित कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रतिष्ठान जहां भले ही 20 से कम व्यक्ति कार्यरत हों। सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 के तहत यदि नियोक्ता, एम्प्लॉयर और अधिकांश कर्मचारी सहमत हैं कि अधिनियम के प्रावधान उनके प्रतिष्ठान पर लागू होने चाहिए, तो वे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सीपीएफसी को आवेदन कर सकते हैं। यह अधिनियम उस प्रतिष्ठान पर लागू होता रहेगा जिस पर वह अधिनियम लागू होगा, भले ही किसी भी समय कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 20 से कम हो। सेक्शन 2F के तहत किसी भी प्रकार के काम, मैनुअल या अन्यथा की मजदूरी को एक ठेकेदार के माध्यम से 15,000 से कम के लिए कार्यरत कोई भी व्यक्ति ईपीएफ का सदस्य बनने के लिए पात्र है। प्रतिष्ठान के लिए काम करने वाले कर्मचारी चाहे असल कालिक यानी पार्ट टाइम रूप से काम कर रहे हैं या एक निश्चित अवधि के अनुबंध पर काम कर रहे हैं या एक ट्रेनी के रूप में, वे सब कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। अपेरेंटिस अधिनियम 1961 के तहत एक अपेरेंटिस के रूप में लगे व्यक्ति को सदस्य नहीं माना जा सकता। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 से अधिक है तो मौजूदा यूएएन के तहत ईपीएफ में योगदान करने के लिए पात्र होगा, अगर वह व्यक्ति पिछले रोजगार के दौरान ईपीएफ में योगदान कर रहा था। कर्मचारी निधि योजना 1952 ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की मुख्य योजना है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, और यह प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति पर लागू होता है जो प्रति माह 15,000 से कम वेतन प्राप्त कर रहा है। ईपीएफ सदस्यों को ईपीएफओ में योगदान का भुगतान करना होता है और नियोक्ताओं को ईपीएफ सदस्यों के लिए समान योगदान का भुगतान करना होता है। नियोक्ता कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान को ईपीएफओ में जमा करने के लिए जिम्मेदार है। अनुबंध कर्मचारियों के मामले में ईपीएफ अंशदान कंट्रीब्यूशन की कटौती और जमा करने के लिए ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। यदि कोई ठेकेदार अनुपालन करने के लिए विफल रहता है, यानी यदि कोई ठेकेदार अनुपालन करने में विफल रहता है तो मुख्य नियोक्ता अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार है। सेक्शन 2B के तहत मूल मजदूरी में नकद द्वारा भुगतान या दे सभी पारिश्रमिक वेजेस शामिल है। खाद्य रियायत, फूड कंसेशन, कोई महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, बोनस, कमीशन या कर्मचारी को उसके रोजगार या ऐसे रोजगार में किए गए काम के संबंध में दे कोई अन्य समान भत्ता, नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई उपहार। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। सेक्शन 6 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता को दे मूल वेतन और महंगाई भत्ता यदि कोई हो के 12% की दर से काटे जाने वाले पीएफ के योगदान को इस संबंध में समान योगदान करने की आवश्यकता है। पीएफ काटने के लिए पीएफ वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। नियोक्ता के अंशदान को 2 भागों में बांटा जाएगा। से 3.67% भविष्य निधि में जाता है और दूसरा 8.33% पेंशन निधि में जाता है। इसके अतिरिक्त नियोक्ताओं को क्रमशः पीएफ मजदूरी के 0.5% की दर से
EDLI शुल्क और EPF प्रशासन शुल्क का योगदान करने की आवश्यकता है। न्यूनतम 500 रुपये और EPF प्रशासन शुल्क के रूप में देय है। कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना 1976। EDLI योजना उन सभी नियोक्ताओं पर लागू होती है जो EPF और MP अधिनियम 1952 के तहत अपने कर्मचारियों के लिए EPF प्रावधान प्रदान करते हैं। EDLI योजना 1976 में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। नियोक्ताओं को EDLI योजना में योगदान करने की आवश्यकता है। EDLI के लिए अंशदान मूल वेतन के 0.5% की दर से है। इस योजना के लिए कर्मचारी को कोई अंशदान देने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु की स्थिति में बीमित व्यक्ति की सेवा में पंजीकृत नामांकित रजिस्टर्ड नामिनी व्यक्ति को इस योजना के तहत एक मुश्त लमसम भुगतान प्राप्त होता है। यदि कोई नामांकित व्यक्ति पंजीकृत नहीं है तो कानूनी उत्तराधिकारी EDLI लाभों के दावे के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं EDLI लाभों की गणना। EDLI लाभों की गणना के लिए मृतक व्यक्ति के पिछले 12 महीनों के औसत वेतन एवरेज सैलरी पर विचार किया जाएगा। औसत वेतन के 30 गुना और औसत शेष का 50% मृतक व्यक्ति की EPF खाते में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, सदस्य का औसत वेतन 15,000 प्रति माह है और औसत EPF है शेष 3 लाख। 15,000 इंटू 3 30 प्लस 150 लाख 1,50,000 इजकल टू 6 लाख। नामांकन व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी अधिकतम 6 लाख तक प्राप्त करने के पात्र हैं। साथ ही यह भी प्रदान किया जाता है कि EDLI के लाभ 2.5 लाख से कम नहीं होंगे। और कर्मचारी पेंशन योजना 1955 कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 को EPS 1995 से बदल दिया गया है। सेक्शन 6 के तहत नियोक्ताओं को कर्मचारियों को देय वेतन के 8.33% की दर से EPS में योगदान करने की आवश्यकता है। अधिकतम पेंशन योग्य मजदूरी 15,000 प्रति माह है। 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सदस्य की सेवानिवृत्त होना होता है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले 10 या अधिक वर्षों के लिए सेवा प्रदान करने वाले सदस्य सेवानिवृत्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। इस उद्देश्य के लिए 9 वर्ष और 6 माह के पूर्ण होने को 10 वर्ष तक पूर्णांकित राउंड ऑफ किया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा समाप्त कर देते हैं, लेकिन 10 या अधिक वर्ष के लिए सेवा प्रदान करने वाले सदस्य प्रारंभिक पेंशन के लिए पात्र हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एक्स 1 सितंबर 2007 को ABC कंपनी में शामिल हुआ था और 31 अगस्त 2020 को रिटायर्ड हुआ था और उसने 13 साल की सेवा प्रदान की थी। वह 1 सितंबर 2014 से पहले 15,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त कर रहा था और धीरे धीरे उसे वेतन वृद्धि मिली और सेवानिवृत्ति पर उसका अंतिम आहरित ड्रॉन वेतन 20,000 प्रति माह था। पेंशन योग्य वेतन के बावजूद न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह होगी। यदि किसी सदस्य ने 20 या अधिक वर्षों के लिए सेवा प्रदान की है तो वह पेंशन योग्य सेवा की गणना के लिए बोनस के रूप में 2 सेवा वर्षों के लिए पात्र है। EPS अधिनियम 1995 की का जो सेक्शन 14 के अनुसार यदि किसी सदस्य ने बाहर निकलने की तिथि पर या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 या अधिक वर्षों तक सेवा प्रदान नहीं की है तो वह टेबल D में उल्लिखित जो आहरण लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। सदस्य की मृत्यु की स्थिति में सेवा के दौरान कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरे करने के बाद मृतक सदस्य के नामित कानूनी उत्तराधिकारी मासिक जो पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे। अब हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की बात कर लेते हैं, UAN। प्रत्येक EPF सदस्य को 12 अंकों का UAN आवंटित अलॉट किया जाता है। यह EPFO द्वारा EPF में योगदान करने वाले कर्मचारी के लिए उत्पन्न किया जाएगा। अलग अलग नियोक्ता द्वारा अलग अलग कर्मचारी को मल्टीपल मेंबर यानी PF नंबर आवंटित किया जा सकता है। भले ही सदस्य नौकरी बदल ले, लेकिन UAN व्यक्तिगत सदस्यों के लिए आजीवन समान रहेगा। UAN एक कर्मचारी के मल्टीपल मेंबर ID के लिए एक छत्र के रूप में कार्य करेगा। सिंगल नंबर यानी UAN के तहत मल्टीपल मेंबर ID को ट्रैक करना आसान होगा, इसलिए यह बनाया गया। सदस्य अपना दावा आसानी से ऑनलाइन हस्तांतरित ट्रांसफर या आहरण कर सकते हैं। सदस्य अपना दावा ऑनलाइन एक EPF खाते से दूसरे EPF खाते में हस्तांतरित करने में सक्षम है। प्रत्येक सदस्य को ऑनलाइन पासबुक सुविधा, योगदान अलर्ट के लिए SMS सुविधा प्रदान की जाती है। UAN की मदद से कर्मचारी अपने KYC को अपडेट कर सकते हैं। EPF बैलेंस और क्लेम स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक
कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को यूएएन सक्रिय एक्टिवेट करना आवश्यक है। यूएएन के सक्रिय के बिना सदस्य पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस और केवाईसी अपडेट को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं ऑनलाइन सेवाओं हस्तांतरण यानी आहरण सुविधा का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या, स्थायी संख्या यानी पैन और बैंक खाता विवरण यूएएन के साथ अपडेट करना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं भविष्य निधि आहरण। सेवानिवृत्ति के बाद ईपीएफ सदस्यों को ईपीएफ खाते में पूरी जमा राशि प्राप्त होती है। यदि किसी सदस्य का ईपीएफ में योगदान 10 वर्ष से कम है तो सदस्य मासिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा। इस मामले में सदस्यों को एक संचित भविष्य निधि और पेंशन निधि प्राप्त होगी। ईपीएफ सदस्य आपातकालीन स्थिति में जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति, विवाह, उच्च शिक्षा, घर की खरीद या निर्माण, गृह ऋण और चुकौती, होम लोन रिपेमेंट, घर का नवीनीकरण, रिनोवेशन और विकलांगता के कारण कठिनाई को कम करने के लिए उपकरण की खरीद के लिए ईपीएफ खाते से आंशिक आहरण पार्शियल विड्रॉल प्राप्त कर सकते हैं। आंशिक आहरण की सीमा कारण पर निर्भर करती है। ईपीएफ सदस्य यूएएन का उपयोग करके अग्रिम एडवांस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चिकित्सा उद्देश्य स्वयं पति या पत्नी, बच्चे या माता पिता चिकित्सा उपचार के लिए सदस्यों को मासिक मूल वेतन 6 गुना या कुल कर्मचारियों का हिस्सा और ब्याज जो भी कम हो तक अग्रिम मिल सकता है। चिकित्सा उद्देश्यों के लिए निकासी के लिए कोई आवश्यक सेवा वर्ष मानदंड क्राइटेरिया नहीं है, जो कोई मापदंड नहीं है ऐसा। शिक्षा मैट्रिक के बाद स्वयं या पुत्र पुत्री की शिक्षा के लिए सदस्य ईपीएफ से अपने हिस्से का 50% तक अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए सदस्यों को ईपीएफ सदस्यता के 7 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए। जमीन की खरीद या घर की खरीद, निर्माण भूमि की खरीद के लिए सदस्य को मासिक मूल वेतन के 24 गुना तक महंगाई भत्ता और घर की खरीद या निर्माण के लिए मासिक मूल वेतन के 36 गुना तक महंगाई भत्ता प्राप्त करने की अनुमति है। उक्त सीमा लागत तक सीमित है। इस प्रयोजन के लिए संपत्ति अर्थात भूमि या घर कर्मचारी के नाम पर या पति पत्नी के साथ संयुक्त रूप से होना चाहिए। इस कारण से अग्रिम लाभ उठाने के लिए सदस्यों को ईपीएफ सदस्यता 5 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए। गृह ऋण की चुकौती गृह ऋण चुकाने के लिए सदस्य मासिक मूल वेतन के 36 गुना तक महंगाई भत्ता ईपीएफ खाते में कुल अस्थायी क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें ब्याज सहित कर्मचारी का योगदान, ब्याज सहित आवास ऋण पर कुल बकाया शामिल है। संपत्ति कर्मचारी या पत्नी के नाम पर या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत होनी चाहिए। इस कारण के लिए सदस्यों को ईपीएफ सदस्यता के 10 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए। मकान का नवीनीकरण इस उद्देश्य के लिए सदस्य को मासिक वेतन और महंगाई भत्ता का 12 गुना तक अग्रिम या ब्याज या कुल लागत के साथ स्वयं का योगदान जो भी कम से कम हो की अनुमति दी जा सकती है। संपत्ति कर्मचारी या पति या पत्नी के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से होनी चाहिए। इस कारण सदस्यों या सदस्यता के 5 वर्ष पूरे कर लेने चाहिए। अब हम आगे बात करें सदस्य को घर के नवीनीकरण के लिए 2 बार अग्रिम की अनुमति दी जा सकती है। घर के पूरा होने के 5 साल बाद, घर के पूरा होने के 10 साल बाद। सेवानिवृत्ति की बात करते हैं। सेवानिवृत्ति से पहले आंशिक आहरण एक बार सदस्य 54 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद ईपीएफ खाते से निधि स्टैंडिंग क्रेडिट का 90% तक निकाल सकता है। सदस्य सेवानिवृत्ति से 1 साल पहले ईपीएफ को 90% तक आंशिक रूप आहरण कर सकते हैं। ठीक। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को विकलांगता के कारण होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है। इस कारण से अग्रिम 6 महीने के लिए सदस्यों को मूल वेतन और डीए या उस पर ब्याज के साथ अपने स्वयं के ईपीएफ शेयर को उपकरण की लागत जो भी कम से कम हो से अधिक नहीं होगा। और इस उद्देश्य के लिए एक सक्षम चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बात करें मृत सदस्य का संचय एक्यूमुलेशन। किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अधिनियम के पैरा 70 के तहत यदि नामांकन मौजूद है तो मृतक सदस्य के नामांकित व्यक्ति को राशि का भुगतान किया जाना है। यदि कोई नामांकन नहीं होता है तो मृतक सदस्य के परिवार के प्रत्येक सदस्य को राशि का भुगतान किया जाएगा। पैरा 2 के अनुसार परिवार के सदस्य के मामले में निम्न शामिल है। पुरुष, उसकी पत्नी, उसके बच्चे चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसके आश्रित माता पिता और उसके मृत पुत्र या विधवा और बच्चे। महिला, उसका पति, उसके बच्चे चाहे विवाहित हो या अविवाहित, उसके आश्रित माता पिता, उसके पति के आश्रित माता पिता और उसके मृत पुत्र की विधवा और बच्चे। निम्नलिखित सदस्य इस उद्देश्य के लिए पात्र नहीं है। बड़ा पुत्र, एक मृत पुत्र का बड़ा पुत्र, विवाहित पुत्रियां यदि विवाहित पुत्रियों के पति जीवित हैं, मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियां यदि मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियां के पति जीवित हैं। पैरा 70 ए
के तहत यदि मृतक सदस्य की राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति पर सदस्य की हत्या करने का आरोप लगाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को देय हिस्सा आपराधिक मामले में समापन तक रोक दिया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति हत्या से बरी हो जाता है तो उसे देय हिस्सा प्राप्त होगा। यदि ऐसा व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो और उसे उस सदस्य की हत्या के लिए सजा दी जाती है तो उससे देय वेतन प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा और अन्य पात्र सदस्य को हिस्सा का भुगतान किया जाएगा। विभिन्न प्रदेशों के लिए आहरण के लिए आवश्यक फॉर्म जो होते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। पीएफ फॉर्म्स जो होते हैं इसको हम डिटेल में देखते हैं। पीएफ फॉर्म 20 अवयस्क माइनर मृत सदस्य का पीएफ निकालने के लिए फॉर्म होता है। फॉर्म 19 बकाया पीएफ का दावा करने के लिए फॉर्म होता है। फॉर्म 31 अग्रिम के लिए आवेदन आपातकाल में आंशिक पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 31 होता है। 10C पेंशन निकासी फॉर्म होता है। 10D पेंशन निधि योजना आवेदन फॉर्म होता है। फॉर्म CCF निकासी के लिए समग्र दावा फॉर्म पहले फॉर्म 19 और फॉर्म 10C फॉर्म 31 की जगह लेता है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। अधिनियम और योजनाएं ईपीएफ सदस्यों को 3 प्रकार से लाभ प्रदान करती है, जैसे अंशदायी भविष्य निधि, कर्मचारियों परिवार के सदस्यों को पेंशन और कर्मचारी को बीमा कवर देती है। तो आज हमने बहुत ही डिटेल में इसको समझा।